नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। क्रिकेट में अमूमन हम लोग ने ये सुना है कि इन स्विंगर, आउट स्विंगर, यॉर्कर, गुगली, ये सारी चीज़ें। लेकिन राजनीति में आमतौर पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन राजनीति में अभी इसका इस्तेमाल बड़े दिलचस्प तरीके से शरद पवार साहब ने किया। शरद पवार, जिनको राजनीति का दिग्गज माना जाता है, चाणक्य माना जाता है, महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ वो देश की राजनीति पे की भी अच्छी पकड़ रखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने जो अभी एक इंटरव्यू में खुलासा किया और उन्होंने कहा कि 2019 में जब महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस चीज़ को लेके बीजेपी और शिवसेना के बीच में जब अनबन सी हो गई थी, तो उस अनबन के दौरान उन्होंने, उनके हिसाब से उन्होंने एक चाल चली थी, उन्होंने एक गुगली फेंकी थी और उनका आशय था उस गुगली में कि वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सत्ता की जो भूख है उसको वो लोगों के सामने में जाहिर करना चाहते थे। ये जो उन्होंने कहा कि आपको अगर याद होगा कि अजित पवार के साथ मिलके सुबह सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली थी। बाद में अजित पवार दबाव पार्टी का बना, शरद पवार जी का दबाव बना, तो वो फिर वापस अपने कदम खींचे और पार्टी में वो चले गए। तो ये उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये जो गुगली फेंकी थी उससे बीजेपी को बेनकाब करने की कोशिश थी। लेकिन मेरा ये मानना है, और कई लोगों का शायद ये मानना होगा, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, कि इस गुगली में क्या सिर्फ बीजेपी निशाना था? क्या इस गुगली से सिर्फ बीजेपी को, महाराष्ट्र की बीजेपी को नुकसान हुआ, या इसकी वजह से कुछ और भी नुकसान हुए? मसलन कि जब वहाँ पे आपने देवेंद्र फडणवीस को आउट किया तो बैटिंग करने के लिए कप्तानी संभालते हुए आपने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आगे कर दिया। और बाद में हुआ क्या कि शिवसेना के कप्तान जो थे, जो कि एमवीए का जो कप्तान बने, उन्होंने बीच में ही रिटायर हट हो गए और अपने को अलग कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने ना सिर्फ अपने मुख्यमंत्री के पद को खोया, पार्टी भी खो दी, पार्टी के साथी भी खो दिए, पार्टी में टूट हो गई। तो एक बड़ा नुकसान उनके शरद पवार जी के गुगली से जो दिख रहा है वो शिवसेना को दिख रहा है। चूँकि लिमिटेड डैमेज हुआ देवेंद्र फडणवीस की अगर आप बात करें, बीजेपी की बात करें, चूँकि कहाँ वो सत्ता में थी और यहाँ पे वो उप मुख्यमंत्री हो गए, और सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अगर एक कह लें कि एक जूनियर पार्टनर की तरीके से काम करने को तैयार होगी शिंदे के नेतृत्व में, एकनाथ शिंदे के। अब एक दूसरी चीज़ और है जो कि मुझको लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वो बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने बातचीत तो उन्होंने की देवेंद्र फडणवीस से, एक्सप्लोर तो उन्होंने किया, लेकिन सामने किया उन्होंने अजीत पवार को। उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली अजीत पवार ने। हालांकि वो दावा करते हैं कि इसकी उनको भनक नहीं थी, जिस पे थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल होता है। वो इसलिए कि जिस व्यक्ति को देश की राजनीति के एक एक चीज़ की दूसरी पार्टियों में क्या होता है उसकी जानकारी होती है, तो अपनी पार्टी के भीतर में, अपने घर के भीतर में जो कोई आदमी ऐसी चीज़ सोच रहा है और ऐसा कदम उठाने जा रहा है, उसकी जानकारी उनको ना हो, ये थोड़ा सा विश्वास करने लायक नहीं दिखता है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि आपने उनको आगे कर दिया। अब उससे अजीत पवार का तो नुकसान हो गया। अजीत पवार की एक छवि बन गई कि वो सत्ता के भूखे हैं, वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। और बात सिर्फ 2019 में ही नहीं रही। अभी आपने देखा होगा कि जब जिस समय उन्होंने इस्तीफ़ा दिया अपने पद से, अध्यक्ष पद से पार्टी के, एनसीपी के, तो उसके ठीक पहले भी एक मुहिम चलाई गई, एक हवा बनाई गई, ये खबरें आने लगी कि अजीत पवार फिर एक बार बीजेपी के साथ मिल सकते हैं।
अजीत पवार ने इस चीज़ की पूरी तरीके से खंडन किया, लेकिन वो माहौल उसी तरीके से बनता रहा और इसी बीच में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और उस जगह पे, जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था, कि एकमात्र अजीत पवार ही थे सभी नेताओं में जिन्होंने कहा कि चूँकि इन्होंने स्वास्थ्य के कारण का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दिया है तो इन पर दबाव न बनाए, इनके इस्तीफ़े को कबूल कर ले, इनका गाइडेंस हम सब किसी को मिलता रहेगा। लेकिन शायद ये उनकी मंशा नहीं थी और उन्होंने दबाव में आके पार्टी कार्यकर्ताओं के, सहयोगी दलों के, उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। और उसके बाद उन्होंने जो परिवर्तन किए अपनी टीम में, एनसीपी के प्लेइंग 11 में जो टीम की में बदलाव उन्होंने किया, उसमें उन्होंने अजीत पवार को अलग रखा, उनको पार्टी का कोई भी पद नहीं दिया। तो क्या ये गुगली अजीत पवार को किनारे करने के लिए भी था, जिससे उनकी बेटी सुप्रिया सुले के रास्ते का जो रोड़ा एक अगर कहीं पे था वो रोड़ा हट जाए? क्योंकि आपने सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त कर दिया है और उनको महाराष्ट्र यूनिट का भी इंचार्ज आपने बना दिया। अब अजीत पवार ने तो खैर उसके बारे में अभी कहा है कि वो एलओपी जो विपक्ष के नेता के तौर पे वो वहाँ पर है महाराष्ट्र विधानसभा में, वो उस पद पे बने रहना नहीं चाहते हैं, वो दरअसल पार्टी में कोई पद चाहते हैं। तो उस गुगली का असर उनकी पार्टी के सेहत पे भी क्या पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो कुछ सुगबुगाहट हो रही है वो हो सकता है कि अजीत पवार कोई दूसरा फेंकने का काम करें। लेकिन एक तीसरा भी पक्ष है इसके साथ में और वो खुद शरद पवार को लेकर है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो लंबे समय से उनकी एक इच्छा रही, वो मुख्यमंत्री के तौर पे तो वो बने रहे, 4 बार मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, लेकिन वो प्रधानमंत्री का भी ख्वाब देखते हैं, वो चाहते थे। और एक कारण लोग बताते हैं कि सोनिया गांधी के रहते हुए वो संभव नहीं था उस पार्टी में, कांग्रेस के भीतर में, कि वो उस पद को पा सके। और भी बहुत सारे कंपटीटर थे उनके लिए, तो ये उनके लिए संभव नहीं था। अभी उनको वो चीज़ देखने को मिल रही है कि विपक्षी एकता के नाम पे, जहाँ पे किसी एक चेहरे की तलाश होगी तो वहाँ पे वो एक शायद सर्वमान्य चेहरे के तौर पे सामने आ जाए, ये उनको लगता है। और ये अपने तरफ से उन्होंने विपक्षी एकता में आगे बढ़ के बहुत सारे काम करने की कोशिश की, जैसे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने का काम कर रहे हैं, शायद जैसा उन्होंने कहा था कि उसके लिए ज़रूरी है कि बनाएं। दूसरी जो खबर आती है, जैसे अभी अभी आई है, आपको अगर ध्यान होगा कि पटना में जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई थी, उसको पूरा आयोजन करने की जवाबदेही नीतीश कुमार के बारे में थी। वो मीटिंग वहाँ पर होगी, इसकी भी घोषणा किस तारीख को होगी वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से हुआ। और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि अगली बैठक शिमला में कांग्रेस करवाएगी और उसके बारे में सारी डिटेल जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने वहाँ पे उस मीटिंग में रखा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि घोषणा हुई कि अगली बैठक वो बेंगलुरु में होगी, लेकिन ये घोषणा ना तो नीतीश कुमार ने की, ना कांग्रेस की तरफ से हुआ, ये शरद पवार ने की। तो क्या वो नीतीश कुमार से हाथ से वो बैटन लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? ये तो उनकी कहीं कोशिश नहीं है, मंशा नहीं है। और वो हो सकती थी, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो पार्टियां जो 15 जो वहाँ इकट्ठा हुई थी, उसमें तो सिर्फ एक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ही है जो कि नरेंद्र मोदी के काल वाले बीजेपी में किसी सहयोगी की तरीके से बीजेपी के साथ काम की हुई है। बाकी कोई पार्टी मौजूदा बीजेपी के साथ उसका वर्किंग रिलेशनशिप कभी नहीं रहा। लेकिन ये जो उन्होंने गुगली फेंकी, जहाँ उन्होंने कहा कि वो फडणवीस के साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के साथ, भले उनकी मंशा कुछ और हो, तो ये कहीं एक अंदेशा पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, कर सकता है कि कहीं आप भी तो समय आने पे बीजेपी के साथ तो नहीं मिल जाएंगे। और ये मेरे मन में ही ये बात नहीं है, ये कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम है, महाराष्ट्र के नेता है, और उन्होंने इस बारे में ये बोली कि इससे बड़े चिंता की बात है। तो ये गुगली
कहीं परेशानी का कारण नहीं बने। और वो जो इस महत्वाकांक्षा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो महत्वाकांक्षा कांग्रेस पूरी नहीं होने देगी। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि एक, कि आपने जो अलग पार्टी 1999 में बनाई थी, आपने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा के कहा था कि इस देश की प्रधानमंत्री कोई विदेशी मूल का व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मैं नहीं समझता कि या सोनिया गांधी हों या फिर राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, वो उस मुद्दे को, उस दर्द को वो भुला पाए होंगे। लेकिन बाउंसर और यॉर्कर और गुगली में क्या मजबूरी होती है, क्या होगा, किस तरीके से क्या निकल के आएगा, ये अपने आप में एक दिलचस्प नज़ारा होगा। उस पर नज़र बनी होगी, क्योंकि अभी फडणवीस ने भी ये बात कही है, देवेंद्र फडणवीस ने, कि हमारे तरफ से भी बाउंसर आना बाकी है। तो देखते हैं कि बाउंसर क्या आता है, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करूंगा। इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।